स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। दोस्तों, कहते हैं ना कि सभी तरह के दर्द एक तरफ और कानों का दर्द एक तरफ। खासतौर से आपको बता दें कि नाक, कान व गले चेहरे के ही अंग हैं, लेकिन इन सभी की कार्यप्रणाली अलग अलग है। कान की समस्या केवल कान तक ही सीमित नहीं रहती, इसका दायरा नाक, कान और गले से भी जुड़ा होता है। ग्रामीण इलाके में आमतौर पर लोग कान में होने वाले दर्द को आम समझकर कोई भी ईयर ड्रॉप डालकर या तो राहत पा लेते हैं, लेकिन यह लापरवाही कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक सर्वे के अनुसार अस्पताल की ओपीडी में आने वाले 90% से अधिक मरीज कान की समस्या से परेशान रहते हैं। इसी तरह यदि शहरों की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की वो ज़रूरत नहीं समझते। और यदि बच्चों की बात की जाए तो बहुत से बच्चों को बचपन से ही सुनने की समस्या रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। ऐसे में हमें क्या करना है? या फिर कान में अचानक दर्द हो, कई बार कान बहना या फिर कान में सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारा आज विषय है सावधान, कहीं कान ना हो जाएं बेकाम, लक्षण और जागरूकता। यदि आपको भी कानों की कोई समस्या है, आप इससे संबंधित कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060। इसके साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। ये पूरी तरीके से निःशुल्क नंबर है, यानी कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा इन नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं। और आपको बता दें, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के 2 बड़े ईएनटी विशेषज्ञ जो पूरे 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। आपका परिचय हम इनसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JC पासी जी। आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में कान, नाक और गला के डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। स्वागत आपका डॉक्टर पासी। थैंक यू। साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौतमवीर सिंह जी। आप भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कान, नाक और गला विभाग में प्रोफेसर और सर्जन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो जाहिर है आप दोनों ही देश के बड़े विशेषज्ञ आज हमारे साथ बातचीत में यहाँ जुड़ेंगे। और एक बार फिर से हमारा जो आज का विषय रहेगा वो आपको हम बता देते हैं। जी हाँ, सावधान, कहीं कान ना हो जाए बेकाम, लक्षण और जागरूकता। तो आइए यहाँ पर हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले कान से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। क्या आपने उस पुराने फिल्मी गीत को सुना है जिसके बोल हैं, जाने क्या तूने कही, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही। जी हाँ, बात जब सुनने सुनाने की हो तो अक्सर हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उसकी बात यानी उसकी आवाज अगले तक पहुंची या नहीं, क्योंकि आवाज को पहुंचाने का सही माध्यम होता है हमारा कान। क्योंकि बिना सुने तो कोई विषय वस्तु सीखी भी नहीं जा सकती, है ना? बता दें कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की पहली सीढ़ी कर्मेंद्रिय ही होती है। यह बात हम नहीं, विज्ञान भी कहता है कि एक बच्चे के सीखने समझने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गौरतलब है कि माँ के पेट में बढ़ने वाला गर्भ न केवल सुनता है बल्कि धीरे धीरे बोलना भी सीखता है। तभी तो जन्म के बाद यही छोटा बच्चा हमारी भाषा को आत्मसात करता है, अनुसरण करता है और फिर बोलना शुरू करता है। इसलिए बता दें कि यदि 6 महीने तक बच्चा किसी आवाज पर ध्यान न दे या 2 साल की उम्र तक एक भी शब्द न बोल पाए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कान जिनसे हम सुनते हैं और कान के बारे में भी कई बातें सुनते हैं। बता दें कि अधिक शोर शराबे के कारण न केवल दिल का दौरा, रक्तचाप, दमा और कई स्वास्थ्य समस्याएं तो होती ही है, सुनने की समस्या भी प्रभावित हो सकती है। आप बहरेपन के शिकार भी हो सकते हैं। फिर बात चाहे
तेज संगीत सुनने की हो, हेडफोन लगाने की मजबूरी हो, आखिरकार प्रभावित तो हमारा कान ही होता है। ये प्रभावित कैसे होता है, आइए समझते हैं कुछ ऐसे। ये है हमारा कान। इसके 3 हिस्से होते हैं, बाहरी कान, बीच के कान और अंदर के कान। बाहरी कान ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है। ये तरंगे कैनाल से होती हुई कुछ इस प्रकार ईयर ड्रम तक पहुंचती है और ईयर ड्रम वाइब्रेट यानी कंपन करने लगता है कुछ इस प्रकार। जहां वाइब्रेशन से मिडिल ईयर की इन छोटी हड्डियों में गति आ जाती है और कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद द्रव हिलना शुरू कर देता है, वहीं कान के अंदर सुनने वाली कोशिकाएं इस द्रव की गति से थोड़ी मुड़ जाती है और इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल हमारे दिमाग को भेजने लगती है। और फिर सिग्नल के मिलते ही हम शब्दों को शब्दशः सुनने लगते हैं। है ना कमाल की बात? अरे वाह, आप तो मुझे लेकर वाकई बहुत सीरियस हो। बहरहाल, यदि आप बारिश या पक्षियों के चहचहाने की आवाज को न सुन पाए, फोन पर सुनने में दिक्कत होने लगे, बार बार पूछने लगे कि भाई आपने क्या कहा, कान में हमेशा सीटी बजने का एहसास होता हो, तो इसे कभी न करें नजरअंदाज, क्योंकि तेज आवाज के बाद कान से उपजी खामोशी कहीं आपके जीवन का एक हिस्सा न बन जाए और आपसे ही, आपके ही कानों में कहीं यह न कहने लगे कि अब कोई मुझे टोकता नहीं, कि अब कोई मुझे रोकता नहीं। इसलिए जरूरत है कान के प्रति जागरूकता की, इस संवेदनशील रडार की सुरक्षा की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक बेहतरीन और बेहद ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट कान की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि खामोशी फिर चाहे ज़बान की हो या कान की अच्छी नहीं होती। और ख़ासतौर से डॉक्टर पासी जब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी का जो मौसम चल रहा है, मौसम में लगातार बदलाव आता है और इस बदलाव के साथ साथ हम देखते हैं कि ना सिर्फ नाक कान गले की कई समस्याएँ आ जाती हैं, लेकिन कई लोग अक्सर अपने जो उनके नुस्खे होते हैं उनको आजमा लेते हैं एक इलाज के तौर पर। क्या ये सही है, ऐसा विकल्प? देखिए, हम लोग आपके माध्यम से और बाकी जितने भी और मीडिया के माध्यम से हमेशा लगातार ये बात बताते रहते हैं कि कान के अंदर अपने आप कोई भी चीज़ डालना, चाहे वो दवा हो, चाहे वो हमारे घरेलू नुस्खे हों, जिसमें कि हम गरम सरसों का तेल डाल देते हैं, बादाम रोगन डाल देते हैं जी, हल्दी डाल देते हैं गरम करके और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं, या हम कान में लिए शुरू कर देते हैं। जी, तो इन सब से कुछ ना कुछ नुकसान होता है जी, ये कभी नहीं करना चाहिए। और इस मौसम में जब अभी मॉनसून रिट्रीव कर रहा है जी, तो अभी तक हमारे पास फफूंदी फंगस जो कान में लगती है इस मौसम में, जो नमी की ज़्यादा होने की वजह से होती है जी, वो अगर है तो उस स्थिति में तो बिल्कुल भी कान में कुछ नहीं डालना चाहिए। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन की जो आदत है या घरेलू नुस्खों की आदत है, कान में डालना या नाक में डालना या आँख में डालना, ये कोई भी इस तरह का काम हमको नहीं करना चाहिए जी। यानी हम मान सकते हैं कि रोग को शायद हम और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जी, ऐसा करके। जी 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 बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर गौतमवीर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि हम बात करते हैं या तो गले की हमने बात कर ली या फिर हम बात कर लेते हैं नाक की, कान को उतना ज़्यादा लोगों को लगता है कि अगर हमें हल्का सा भी कम सुनाई दे रहा है तो काम चल जाएगा, शायद हम पूरी तरीके से सही हैं। लेकिन हम कैसे मान सकते हैं कि जो खासतौर से आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं, और लोगों की धारणा ये हो जाती है कि जो आँखों का, जो नाक का डॉक्टर है वही गले का तो हो नहीं सकता, कान के अलग होंगे, जबकि तीनों ही एक सूत्र में हम मान सकते हैं हमारे शरीर के लिए। तो नहीं, तीनों एक सूत्र में ही है जी, गला, नाक और कान जी। और इसका एक ही स्पेशलिस्ट होता है, जिसे हम लोग ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं जी।
कानों की जो प्रॉब्लम है, वैसे ऐसे जैसे कि हम इसको अगर आंखों से कंपेयर करते हैं ना, अगर आपको एकदम दिखना बंद हो जाए या दिखने में ज़रा सी भी कमी हो तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं। बट हमारे देश में ऐसे है कि अगर किसी को थोड़ा कम सुनाई देता है तो हम लोग उसका मजाक बना लेते हैं। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा है, ऊंची सुनने लोगों का मजाक बनाया जाता है। हम उसको उस तरह इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है। एक स्पेशल सेंस है, और अगर हम उसको अच्छी तरह से हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हमको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारे गांव के अंदर जो एक भ्रांति फैली हुई है, मैंने रोहतक से अपना MBBS और MS किया था, काफ़ी ढेर सारे हमारे आसपास गांव थे जी। वो कान के बहने को कोई किसी तरह की बीमारी नहीं समझते हैं जी। वो सोचते हैं कोई नहीं, कान बह रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुनने का एक हमारे देश में इस तरह का माहौल है कि हम लोग सुनने वाले, जिसको नहीं सुनाई देता उसका मजाक बनाते हैं जी। किसी को नहीं दिखता, अगर आपने उसको सड़क पार करवा दी तो आप सोचते हैं आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। बिल्कुल, लोगों को लगता है एक दूसरे से जुड़े भी नहीं हुए हैं। मैं चाहूँगा आप हमें बताएं कि कैसे, अगर हम बात करते हैं गले और कान की, कैसे ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? नहीं, गला, नाक और कान बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट कान जो है वो नाक के पीछे एक एरिया होता है, उसके साथ हमारी एक ट्यूब होती है, उसके साथ वो एकदम जुड़ा होता है। यदि आपको नाक में इन्फेक्शन है तो वो आपके कान में जा सकती है। ये बिल्कुल है। उसको एकदम, जैसे हम लोग कहते हैं एक ट्यूब होती है कान की जी। जो नाक में खुलती है, तो मतलब हम इसको बिल्कुल अगर सीधी सी भाषा में बोलें, और इसलिए जब आपको ज़ुकाम होता है तो कई बार वो ज़ुकाम उस ट्यूब से कान में चले जाता है और कान में आपको बहुत जो है दर्द हो जाती है। और आजकल तो ये देखा गया है कि अगर आपको गले की तकलीफ भी है, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जैसे रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हम लोग कहते हैं, बार बार एसिड मुंह में आता है, तो उन लोगों के अंदर, उन बच्चों के अंदर भी ये देखा गया है कि कान की तकलीफें बढ़ जाती हैं, खासकर ये सुनने की प्रॉब्लम। चलिए, बिल्कुल इस बारे में आगे भी मैं विस्तार से आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हमारा जैसे हम कोई चीज जैसे निगलते हैं जी। तो हमारे कान में से आवाज आती है। कुछ चीज आप खाते हैं, निगलते हैं, तो कान में आपको ऐसा लगता है कुछ आवाज आ रही है? सवाल इनका फिलहाल यही, इस बारे में देखिए, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमारी ये जो ट्यूब डॉक्टर गौतम वीर सिंह ने बताया, इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, जो नाक के पीछे वाले हिस्से में और कान के बीच वाले हिस्से को कनेक्ट करती है जी। ये जो कनेक्शन है वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मिडल ईयर में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर बराबर होगा तभी हमको ठीक से सुनाई देगा। ये ट्यूब बंद होती है अक्सर, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ सटकते हैं, खाना सटके या पानी सटके या थूक सटके अपना, तो ये खुलती है जी। और कुछ लोगों में ये ट्यूब जो है पैचुलस होती है, इसका जो स्फिंक्टरिक एक्शन है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों में ये आवाज़ जो है, वैसे तो नहीं पता लगता नॉर्मली जी, बिल्कुल, लेकिन ऐसे लोगों में जिनमें ट्यूब में कुछ पैचुलसपन हो तो उनमें ये आवाज़ हर बार सुनाई देती है, जैसे कि हर बार उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपने इन्होंने बताया। या फिर जब कभी आप जैसे बहुत तेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो, जब आप एरोप्लेन में टेक ऑफ करता है हवाई जहाज, या जब हवाई जहाज नीचे डिसेंट की तरफ आता है जी, तो हम सब लोग महसूस करते हैं कि कान बंद हो जाते हैं या कान खुलते हैं। तो वो कान का पर्दा जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब के खुलने से और बंद होने से वो अंदर की तरफ जाता है, फिर वापस आता है। तो ये मूवमेंट है जिस सामान्य इसको हम मान सकते हैं। हाँ, अगर इनको सुनने में कोई कमी नहीं है तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर गौतम वीर जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि संबंध क्या है, लेकिन जो मरीज हैं या जिनको इस तरह की समस्या हो जाती है कान की, कैसे लक्षण पहचान कर उसको महसूस करके वो कोशिश उन्हें करनी चाहिए कि जो ENT स्पेशलिस्ट हैं उनके पास वो जल्दी जाएं? देखिए, कान के अंदर ना दो चीज़ें हैं जिसका सबसे पहले आपको ख्याल रखना चाहिए। पहले तो ये है कि आपका कान बह तो नहीं रहा जी, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है। और दूसरा ये है कि अगर आपको सुन नहीं रहा, अगर आपको लगता है कि मेरी सुनवाई में ज़रा सी भी कमी आ गई है तो आपको इमीडिएटली अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कानों में जैसे सीटी बज रही है या किसी तरह की और आवाज़ें आ रही हैं, ये थोड़ा कम होता है। और फिर कान में दर्द होना, कान में दर्द होना, कई बार दर्द कहीं आसपास जैसे मुंह से, दांत से भी आ सकता है, बट अगर कान में दर्द हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एक और तकलीफ है जैसे कि आपको चक्कर आना,
जी। ये जो चक्कर आते हैं, हम लोग सोचते हैं दिमागी तकलीफ है, बट कई बारी ये कान की वजह से भी इसमें बड़ी समस्या आती है। चलिए, इस बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे, कैसे चक्कर आने का जो संबंध है वो कान की बीमारी से भी आपका हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, कान दर्द जोड़ में। जी, हाँ, हेलो। सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? मेरे कान में दर्द हो रहा। कान में दर्द है? हाँ जी। डॉक्टर साहब जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनका सवाल ये देखिए, कान में दर्द डॉक्टर रहता गौतम वीर सिंह ने कान में दर्द के कुछ कारण तो बता ही दिए हैं। जी। एक जो इन दिनों में एक आमतौर पे जो कारण देखा जाता है वो है फंगस का होना, और इसके अलावा कान में दर्द के कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें कान ठीक होता है, जी। कान के अंदर कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन आसपास की बीमारियों की वजह से जी। कान में दर्द हो सकता है। जी। उसमें कैंसर भी शामिल है। गले का कैंसर भी पहली बार मरीज जब हमारे पास आता है कान की दर्द की मेन कंप्लेंट लेकर के, जी। जब हम देखते हैं कि कान तो ठीक ठाक है, तब फिर हमें शक करना पड़ता है कि कोई और तकलीफ तो नहीं है। जी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गले का जो कैंसर है वो पहली बार कान के दर्द की वजह से पता लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस फंगस का आपने यहाँ जिक्र किया कि ऐसे मौसम में समस्या आती है, उसके कुछ लक्षण या उसका उपचार क्या रहेगा? कान की जो फंगस लगती है, ये नमी जब ज़्यादा होती है माहौल में, या कान में पानी चला जाए, जी। जैसे कि आजकल बहुत हमारे देश के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई हुई हैं, बिल्कुल, लगातार बाढ़ बारिश का की स्थिति प्रकोप बना हुआ है, तो उसमें जो है पानी कान में जाने के आसार बहुत हैं। या गांव के जो बच्चे हैं वो तालाब जो गांव के होते हैं उसमें छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, तो कान में पानी जाने का पूरा चांस रहता है। तो ऐसे में, और नाक से भी जा सकता है वो पानी जो गांव के तालाबों का होता है, जिसमें दूसरे हमारे एनिमल्स भी नहा रहे होते हैं, तो वो सारा जो इन्फेक्शन है वो हमारे यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कान में जाने की बहुत संभावनाएं होती हैं। जी। तो ये जो फंगस है ऐसे माहौल में ज़्यादा आने का अनुकूल हम मान सकते हैं होता है, और इसमें शुरू में बहुत तेज खुजली होती है और फिर उसमें दर्द होता है और कान बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है। ये तीनों लक्षण जो हैं ये फफूंदी के लक्षण है, उसकी पहचान है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर अभी का जिस तरह का मौसम है उसमें फफूंदी की जो समस्या है वो आमतौर पर नज़र आती है, और लक्षण यही कि जो दर्द है खुजली से आपको शायद कान में हो सकती है, उसके बाद जो दर्द है वो आपको महसूस होगा, और ऐसे में ज़रूरत यही है कि आप खुद से भी जो घरेलू इलाज है वो कतई ना करें, बल्कि जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके पास अपना ज़रूर इलाज कराएं। साथ ही यहाँ डॉक्टर गौतम वीर जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों की अगर बात की जाए तो आमतौर पर जो कान के दर्द के मरीज़ हैं उनमें इजाफा हमें नज़र आता है। कैसे, क्या हम मान सकते हैं कि किस तरह की समस्या ये चल रही है, या कुछ और वजह से भी हम ये मान सकते हैं कि जो कान की समस्या है वो अब ज़्यादा गंभीर लोगों को लगने लगी है? नहीं, ऐसा है कि कान में दर्द ना, एक तो जैसे आपको सर ने बताया कि फफूंदी लग जाती है, पर हमारी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि कान के अंदर ना वैक्स हो जाता है। जी। वो वैक्स जो है ना वो बहुत दर्द दे सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ा आम कारण होता है, कान में मैल हो जाना, और उसकी वजह से आपको जो है कान में दर्द हो रही है। जी। और दूसरा कारण क्या होता है कि आपको जुकाम होता है, और जैसे वो यूस्टेशियन ट्यूब जो ट्यूब बताई है हमने, जो कान से गले ये नाक को कनेक्ट करती है, उससे इन्फेक्शन जो है कान में आ जाता है। और जैसे ही इन्फेक्शन कान में आता है, उसका सबसे पहला जो जिसे कहते हैं ना सिम्टम, या जो मरीज़ को महसूस होता है, वो होता है कान में दर्द होना। जी। तो ये दो कारण है। और तीसरा कारण क्या है, जैसे गले में सर ने बताया कैंसर भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके गले में भी इन्फेक्शन हो जाती है, खासकर छोटे बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की बड़ी शिकायत हो जाती है, उनको भी इमीडिएटली कान में दर्द होता है। अब ये तकलीफें जरूर बढ़ गई हैं कुछ सालों में कान की दर्द की, जैसे क्योंकि अब एक तो एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन आ गया है, गला बहुत लोगों का खराब होने लगा है, वैक्स बहुत होने लगा है, और यूस्टेशियन ट्यूब से भी काफी इन्फेक्शन, जैसे जुकाम की यानी हम जरूरत मान सकते हैं। कान का दर्द हो तो आपको खुद कुछ नहीं करना है। सर ने पहले ही अंडरलाइन कर दिया कि वो रोगन बादाम और ये सब कान में बिल्कुल नहीं डालना है। आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाइए,
वो उसका समाधान आपको बताएंगे। चलिए, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है तो एक दर्द की गोली ले सकते हैं बस। इस बात का देखिए आपको ख्याल रखना होगा, जब भी कुछ समस्या हो तो जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको आप ज़रूर दिखाएं। खुद से जो घरेलू इलाज है उसमें आप बिल्कुल भी, ये ऐसा होता है कि लंबे वक्त तक आप घरेलू इलाज खुद से करते रहते हैं, वो इलाज खुद भी ना करें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, शहनाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, हमारे कान में से पानी आता है। जी, कब से है ये समस्या आपको? गंज 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे इस देखिए, बारे में? कानों से पानी आना एक बहुत आम बीमारी है हमारे भारतवर्ष में, और जितने भी विकासशील देश हैं सब जगह कान का जो बहना है लगातार, ये तो महीनों की बात कर रहे हैं लेकिन सालों साल बहते हैं कान। जी, सबसे बड़ा कारण है डेफनेस का, सुनने की शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में कान का बहना ही है। जी, अब इसमें कान का बहना जो है वो केवल पस हो सकती है, बिना बदबू के हो सकती है, बदबू वाली पस भी हो सकती है, और खून के साथ भी वो पस आ सकती है। जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको पानी कान बहता है तो अक्सर वो मिक्स होता है पस और जो म्यूकॉइड सिक्रीशंस होते हैं हमारे, जी, और ये एक 3 महीने से अगर लगातार बह रहा है तो ये निशानी इस बात की है कि कान का पर्दा फट गया है। जी, डॉक्टर गौतम वीर ने जो बताया कि शुरू में यूस्टेशियन ट्यूब से इन्फेक्शन कान के बीच वाले हिस्से में जाती है और कान में दर्द होता है। जी। जब कान में दर्द होता है तो वहाँ पर पस इकट्ठा होती है, और बीच वाले हिस्से में कान के सबसे नरम चीज़ कान का पर्दा ही होता है। जी, तो वो जो पस जो है वो अंडर प्रेशर होती है, और वो प्रेशर जो है नरम पर्दे को गला के उसमें छेद करके वो पस बाहर आती है। जी, और अगर वो छेद बंद ना हो तो वो लगातार पस बहती ही रहती है। जी, तो इसका, जैसे कि हम बार बार ये बात कहते हैं कि इस तरह की स्थिति में नाक कान गले के विशेषज्ञ से सलाह करना जी, जरूरी है। बिल्कुल। तो ये देखिए, देरी आपको यहाँ पर नहीं करनी है, तुरंत आप जो आपके निकटतम चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की समस्या महसूस हो रही है तो अभी भी आपको देर नहीं करनी है। आप स्वस्थ किसान का जो निःशुल्क नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्वस्थ किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत स्वस्थ किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं कान की समस्या को लेकर। जी हाँ, सावधान आपको रहना होगा, जो कान है वो कहीं बेकाम ना हो जाए, और इसके लिए किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो लगातार हमारे साथ जो स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं वो आपको बता रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ महाराष्ट्र से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेमंत आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, सर, मेरे कान में बहुत खुजली होती है सर, हर साल बरसात के दिनों में। बरसात के समय में? बरसात के दिनों में कान में खुजली बहुत होती है सर। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर गौतम वीर, किस वजह से मास्क नहीं, वो सर ने आपको बताया है कि फफूंदी लग जाती है, यूजुअली फंगस इन्फेक्शन है ये। पर एक चीज़ का, जैसे ये इनका तो खैर चलो बड़ा एक स्पेसिफिक सा केस है कि जैसे इनको फफूंदी लग रही है बारिशों के अंदर ही, बट अगर हमारे पास कोई भी मरीज विद फंगस ईयर इन्फेक्शन आता है तो उसमें सबसे पहले हमें शुगर रूल आउट करना चाहिए, डायबिटीज़। ये एक अंडरलाइंग कॉज होता है। हमने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो डायबिटीज़ डायग्नोज ही ये कान की इन्फेक्शन से होते हैं। और फीमेल्स के अंदर तो हम खास ख्याल रखते हैं कि उनका अगर फीमेल को कोई प्रॉब्लम है उनके जेनिटल ट्रैक्ट्स में तो उनको भी ये फंगस इन्फेक्शन बहुत होती है जी। तो बाकी इनका तो जैसे ये स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि सिर्फ बारिशों में होता है, इनको अपने ENT सर्जन को दिखाना चाहिए एक बारी जी, और वो इनको एक ड्रॉप्स देंगे, और बहुत ज़्यादा है तो एक एंटी एलर्जी की गोली ले सकते हैं और ये ठीक हो जाएंगे हफ्ते 10 दिन में।
चलिए, बिल्कुल देखिए कोई ऐसी समस्या नहीं, लेकिन ये ज़रूरी कि आप अपनी जांच ज़रूर कराएं। और साथ ही डॉक्टर पासी हम देखते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण की जब हम बात करते हैं या कहीं कहीं पर तेज़ गाने जो हैं वो बजाए जाते हैं, कई बार जो लोग हैं अगर आप राह से भी किसी गुजर रहे हैं तो परेशान हो जाते हैं या दर्द एकदम से होने लगता है, यहाँ पर किस तरह की सावधानी की ज़रूरत है? देखिए, हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण को लेकर के कानून बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरह से एनफोर्स नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ 10:30 बजे के बाद आप तेज़ आवाज़ के फंक्शन नहीं कर सकते हैं, और हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, सबसे बड़ा जो सोर्स है ध्वनि प्रदूषण का, वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत बड़ी मशीनें होती हैं तेज़ आवाज़ वाली। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, हमारे रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशंस, ये हमारे ध्वनि प्रदूषण के बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जी। और इसमें जो कैंडिडेट्स जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, खासकर सड़कों के ऊपर, हम देखते हैं कि हमारे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो लोग तैनात हर हैं, जगह जहाँ भी हमारे, तो वो सब जो हैं बहुत अफेक्टेड लोग हैं। ध्वनि प्रदूषण जो है वो केवल आपको सुनने की शक्ति ही कम नहीं करती है। ध्वनि प्रदूषण का असर जो है हमारे दिमाग पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर, हमारे हार्ट पर, हमारे मूड पर, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस, बच्चे पर भी जी बुरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल, तो काफ़ी गंभीर इसके परिणाम यानी हो जी सकते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमको बहुत सजग रहना होगा, सजग रहने की ज़रूरत है और कानून को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आपने हल्की सी भी लापरवाही यहाँ बरती तो कितने गंभीर परिणाम उसके हमारे सामने आ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो राज जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी सर, आ रही है जी, सवाल सर, पूछ सकते हैं आप अपना। मैंने कान का ऑपरेशन 2 बार करवा लिया, उसके बाद भी पानी और पस आता है। जी बिल्कुल आ रही सर। जी, 2 बार आप ऑपरेशन करा चुके हैं और फिर भी पस की समस्या है अभी? हाँ जी सर, उसमें से पस और पानी आता है, उसका कारण क्या है सर? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर पास क्या इस बारे में आप बताना देखिए, चाहेंगे? कान का जो ऑपरेशन के बाद पानी आने का जो सिलसिला है वो 3 महीने तक ऑन एवरेज रहता है। हम जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं कान का, अगर वो बहने के लिए किया जा रहा है तो अक्सर वो गली हुई हड्डी होती है हमारे कान के पीछे वाले हिस्से में, कान के बीच वाले हिस्से में, वो हम सब ड्रिल करके निकालते हैं। और फिर हम जो हियरिंग मैकेनिज्म है, जितना डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, जितना नुकसान हो चुका है, उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं जी। कान के कंस्ट्रक्शन भी करते हैं हम हियरिंग मैकेनिज्म के लिए। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो कान का बहना है वो 2.5-3 महीने तक अक्सर रहता है और उसके बाद फिर कान ड्राई हो जाना चाहिए जी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमने या तो दवाइयाँ जो ऑपरेशन के बाद हमें दी गई, हमने दी, उसका पूरा लाभ नहीं मिला मरीज को, या कान में पानी जाने दिया गया, या कोई ऑपरेशन में भी कई बार कोताही कुछ बरती रह जाती है जी। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज़ के जो लोग हैं, जो अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल जिनका रहता है जी, वो ये इस तरह के लोग भी जो हैं अक्सर हीलिंग उनकी नहीं हो पाती है ठीक से। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर गौतमवीर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर हम इन ऐसे मरीजों की बात करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन भी कराए हैं, और आपने कहा कि जो कभी कभी तो शुगर की जो जांच है एक तरीके से पुख्ता हो जाती है अगर इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं, क्या जो कुछ समस्या आ रही है उसका इलाज ऑपरेशन ही होगा, या ये जो मरीज़ है उनको थोड़ी सी अगर वो सजग रहेंगे, सावधानी बरतेंगे तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आए? नहीं, ऐसा है कि पहली बात तो ये पता नहीं कि इनके कान का क्या ऑपरेशन हुआ है जी। एक तो सिर्फ पर्दा बदलते हैं हम लोग, उसमें तो ये तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है फिर से तो इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। बाकी दूसरी, अगर ना हम लोग कान में एक बड़ा ऑपरेशन करते हैं, मैस्टॉइड ऑपरेशन जी, उसमें ये समस्या कई बार आती है। जैसे पहले 3 महीने तक हो सकता है काफ़ी देर रहे, बट उसके बाद तो ये नहीं आनी चाहिए। बट कई बारी उसमें ना थोड़ा सा लोकल इन्फेक्शन हो जाता है जी। उसके लिए अपने किसी डॉक्टर को दिखाएंगे और वो इनको एक अच्छी सी एंटीबायोटिक देंगे तो ये तकलीफ काबू में आ जाएगी जी बिल्कुल। बाकी ये कि हो सकता है जैसे कि ऑपरेशन ठीक से ना हुआ हो, तकलीफ थोड़ी अंदर रह गई हो, या फिर से भी हो जाती है जी, एक बार फिर से भी ये तकलीफ हो जाती है, तो फिर
एक बार इनको दिखाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कौन सा लेकिन कभी ऑपरेशन कभी करा है। चिकित्सीय लापरवाही होती है और कभी कभी हम खुद अपने स्तर पर काफ़ी लापरवाही बरत लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगातार जो धूल की अगर बात करें उस बीच किसान को रहना पड़ता है, वहाँ पर किस तरह की सावधानी की आवश्यकता है डॉक्टर साहब उनको? ऑपरेशन के बाद? जी, ऑपरेशन के बाद भी और उससे पहले भी। ऑपरेशन के बाद देखो, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गांव में यही है कि लोग झोड़ में नहाने चले जाते हैं जी। वो बहुत बड़ी समस्या है। उनको समझाना पड़ता है कि इस ऑपरेशन के बाद आप नहीं जा सकते तैरने वैरने के लिए, बट लोग मानते नहीं है। उनको लगता है कान नहीं बह रहा है। तो ऑपरेशन के बाद एक तो वहाँ जाना जो है बिल्कुल उनको जो है नहीं जाना चाहिए जी। दूसरा यही है कि आपको जब भी कभी ज़ुकाम हो तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि वो ज़ुकाम बिगड़कर कान में चला जाता है और उसके बाद वो कान फिर से वहाँ से बहना शुरू हो जाता है। बजाय कि आपने ऑपरेशन किया है कि नहीं किया है, वो उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। तो एक तो ज़ुकाम और जाजक और बाकी पर्सनल हाइजीन तो आपको साफ़ रखनी ही पड़ेगी बहुत जी। गाँव में ऐसा है कि ये कि थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा हो सकता है, बट यूजुअली इतनी समस्या आती नहीं है जी। तो क्योंकि कभी कभी जैसे जब गेहूं निकाला जाता है तो उसका भूसा सारे में उड़ता है। वो ना सब सिर्फ गले के लिए भी बल्कि कान के लिए भी हानिकारक। कान के लिए भी वो अगर उसमें जाके इन्फेक्शन हो सकती है जी, और उससे फिर कान बहने लग सकता है जी। तो अगर पहले से ऑपरेशन हुआ हो तो जी। देखिए, ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी हमें यहाँ पर। और डॉक्टर पासी, आप यहाँ बात कर रहे थे खासतौर से महिलाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि किस तरीके से हम जब बात करते हैं कि वहाँ पर जो ये समस्या है कितनी गंभीर हो सकती है, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ईमेल के ज़रिए भी हमारे पास सवाल यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पास बलराम सिंह जी का है ये जो सवाल है, पढ़ना चाह रहे हैं बिहार इंटर कॉलेज में, और लिखते हैं कि इनके जो पुत्र हैं उसकी नाक की हड्डी का ऑपरेशन कुछ माह पूर्व हुआ था, अब से ज़ुकाम और बलगम की शिकायत रहती है। क्या ऐसे में करना इनको सही रहेगा और समस्या क्या आखिर ये? देखिए, नाक की हड्डी बढ़ना या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना एक आम बीमारी है और उसका ऑपरेशन भी होता है। और जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि इनको ज़ुकाम अभी भी बना रहता है और बलगम भी आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो साइनसेस हैं, जो नाक के चारों तरफ और आँखों के बीच में, माथे में जो खोखली हड्डी होती है, उनको हम साइनस कहते हैं जी। और ये साइनसेस जो है नॉर्मली केवल हवा होनी चाहिए इनमें, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए या दोनों चीज़ें हों या फंगस भी हो जाती है, तो ये बलगम आना, नाक बंद होना और नाक का बहना ये बना रहता है जी। तो सीटी स्कैन से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मेरा तो आपको सलाह यही रहेगी इनको कि एक बार सेकंड ओपिनियन ले लें ईएनटी स्पेशलिस्ट से जी। वो सीटी जरूर करवाएंगे। वो सीटी स्कैन आने के बाद जो फाइंडिंग्स होंगी तो पूरा इलाज जो है उसके बाद प्लान किया जा सकता है। जी, चलिए, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। अवधेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी सर, मैंने दवा तो बहुत कराया हूँ सर। जब भी दवा कराता हूँ तो मेरे कान से आवाज आना बंद हो जाता है जी। दवा बंद हो जाता है सर, तो फिर वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद वो आना चालू कर जाए। ऐसा कोई दवा जैसे घाव लग गया, कोई सूखने वाला दवा खाता हूँ जी, तो कान से आना पानी बंद हो जाता है सर। लेकिन दवा बंद होते ही फिर समस्या शुरू हो जाती है। फिर सर वो चालू हो जाता है जी। एक बार बम्बई में कराया था तो 1 साल तक मेरा कान एकदम सही था। उसमें बोला आपको कान में कोई थोड़ा सा घाव है, दवा ववा दिए थे, 1 साल तक बंद था जी। उसके बाद फिर सर कोई दवा जैसे घाव लग गया, कोई चोट लग जाता है तो दवा खाते हैं सर तो एकदम नॉर्मल हो जाता है सर, नहीं आता है। फिर उसके बाद वो चालू आ जाता है, पानी आने लगता है, बराबर आते रहता है सर। तो हमेशा उसको मैं सफा रखता हूँ, इससे हमको कोई सावधान नहीं मिल रहा है मैं सर। चलिए, बिल्कुल अपने स्तर पर तो ये सावधानी बरतते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अब किस तरह का इलाज जो है इनके लिए देखिए, ज़रूरी है? इनका तो बहुत क्लियर कट केस है कि जब भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं कि दवाई डालने पर वो बंद हो जाता है बहना, और जब दवाई बंद कर देते हैं तो कुछ समय बाद दोबारा से शुरू हो जाता है जी। तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। और मैंने जैसे कि बताया था कि कान के पीछे वाले हिस्से में जो हड्डी होती है जिसको मेस्टॉइड बोन कहते हैं हम, वहाँ पर रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन रहता है। उसके चलते हम जब तक उस गली हुई हड्डी को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे ऑपरेशन द्वारा और जो पर्दा फटा हुआ है उसका नया पर्दा नहीं लगाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी जी। और इसके अलावा फिर धीरे धीरे सुनने की समस्या भी आएगी जी। तो उन दोनों से बचने के लिए आप जो है ऑपरेशन करवाएं। एक
किसी और ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वो टेस्ट करवाने के बाद आपको ज़रूर, मेरा ख्याल है, बताएंगे कि आप ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर गौतम वीर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आमतौर पर जब कान की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या को ले कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर मरीज़ परेशान रहते हैं? कानों का बहना, जैसे मैंने पहले बताया था, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अभी इनको कितनी प्रॉब्लम है जी कान के बहने की, और दूसरा ये सुनने की, ये 2 तकलीफ़ों के साथ हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आता है जी। और इसमें यही है कि अगर आपको कान में से पीक आ रही है या कान ऐसे बह रहा है तो इसमें सर्जरी ही इलाज है। हो सकता है कि सिर्फ छोटी सर्जरी करनी पड़े या बड़ा सर्जरी करनी पड़े, पूरी मैस्टॉइड निकालनी पड़े जी। पर ये ज़रूर है कि अगर आपके कान में से पानी आ रहा है तो ये दवाई से ठीक है, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म गेन होता है, बट इसको हम यूजुअली यही कहते हैं कि अगर आपका कान बह रहा है तो आपको फिर इसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। ये एक मैसेज जो है ना, हमें हर आदमी का जिसका कान बह रहा है उस तक ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में लोग जाते हैं, थोड़ी देर दवाई लेते हैं, फिर जैसे अब ये एक टिपिकल केस है, कितने सालों से इनका कान बह रहा है, इनको चाहिए कि किसी अच्छे ईएनटी सर्जन के पास जाएं और वो इनके कान का निरीक्षण करेंगे और बताएंगे कि भाई इनको छोटे ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें सिर्फ पर्दा लगना है, या कि फिर पूरा बड़ा का बड़ा ऑपरेशन होना है कि मैस्टॉइड होना है। जी। कान अगर बह रहा है वो किसी दवाई से फॉर एवर ठीक नहीं हो सकता है। कान बहने की जो समस्या डॉक्टर साहब, क्या ये बच्चों में भी शुरुआत तौर पर हम मान सकते हैं? बच्चों में तो बिल्कुल, जैसे ज़ुकाम होता है उससे ASM और कान में इन्फेक्शन चली जाती है, उसके बाद पर्दा फट जाता है। इनफैक्ट बच्चों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जी। और मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर भी कान का ऑपरेशन कराना चाहिए। ये गांव में, इवन शहरों में भी, इनफैक्ट हमारे कॉलेज में इसका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। वो सोचते हैं कि कान बह रहा है तो जब बड़ा होगा तो ऑपरेशन कराएंगे। वो इतना घातक है बच्चे के लिए, बहुत घातक है जी। जैसे ही आपके बच्चे का कान बह रहा है, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 6 साल का है, आपको इमीडिएटली उसका भी वही प्रोटोकॉल है। जिस तरह आपने बड़े आदमी का कान का ऑपरेशन करना है, छोटे बच्चे का भी आपको कान का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। पर्दा अपने आप कभी नहीं भरेगा और ये बड़ी गलत फहमी है कि लोग 10-10 साल से कान बहते रहते हैं, उससे आपकी सुनवाई पे इतना असर पड़ता है, आपको दिमाग में इन्फेक्शन हो सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, जो छोटा सा भी संक्रमण जो है वो कितना बड़ा रूप ले सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय से सजग रहें, जागरूक रहें और लगातार अपनी जांच भी ज़रूर कराते रहें। यहाँ डॉक्टर पासी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बात महिलाओं की भी कर रहे थे, गर्भावस्था से लेकर और डिलीवरी टाइम तक, वहाँ भी अक्सर ये समस्या रहती है कि जो सुनाई देने की जो समस्या है ये देखी जाती है, क्या यहाँ पर करना सही रहता है? देखिए, ये जो गर्भावस्था में जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं महिला को जी, उसके लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो जिससे होने वाले बच्चे की सुनने की शक्ति कम हो सकती है महिला के साथ साथ। इस तरह के जो हमारे जेंटामाइसिन ग्रुप जो होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स बोलते हैं इसको हम जी, ये हम कतई नहीं एडवाइस करते प्रेगनेंसी के दौरान। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे बच्चे, हज़ारों की तादाद में गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि गर्भावस्था में कुछ दवाइयाँ इस तरह की ले लेती हैं महिलाएं जी, जिनकी वजह से सुनने की शक्ति कम या ख़त्म हो जाती है और वो बच्चा सुनना जी, वो बच्चा क्योंकि सुन नहीं सकता है इसलिए वो बच्चा गूंगा भी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, समस्याएं कितनी रहती हैं और इसी वजह से ये जो बीमारी है कितना घातक रूप लगातार लेती जाती है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं और ईमेल के ज़रिए भी जो आपके सवाल हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। एक और ईमेल हमारे पास आया हुआ है डॉक्टर गौतम वीर, ये अशोक कुमार हैं दिल्ली नांगलोई से, और ये लिख रहे हैं कि करीब 1.25 साल पहले इनको सुनाई देना बंद हो गया था, क्या इनको करना चाहिए? धीरे धीरे जो सुनने की शक्ति है वो बंद होती गई। धीरे धीरे जी। और क्या उम्र क्या है इनकी? जी, उम्र इन्होंने फिलहाल नहीं लिखी, बस ये लिखा है 1.25 साल पहले मुझे सुनाई देना बंद हो गया है। अब क्या इसमें तो मुझे क्योंकि उम्र नहीं पता है जी, और इसमें ऐसा होता है कि अगर जैसे अधेड़ उम्र के हैं, 50 या 60 साल की उम्र के हैं, तो फिर हो सकता है कि उम्र के साथ ही सुनवाई में जो है कमी आ गई हो। पर अगर इनके और भी बड़े सवाल इसके साथ जुड़ जाते हैं कि एक ही कान में सुनवाई गई है कि दोनों कान में सुनवाई इकट्ठी चली गई है, ये सारे भी बड़े अहम पॉइंट्स आते हैं। बिल्कुल, लगातार सवाल हमारे पास आने के दर्शक और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आसपास किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? मेरी बात हो पाई क्या सकते? हेलो,
जी मैडम जी, मेरी बात हो पाएगी? जी, आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मैं क्या है, मेरे कान में सीसी आवाज आती है, जैसे कान में से कोई कान में सीटी सी मेरे बजती कान है। में से सीसी आवाज आती है, जैसे कोई ऐसे आवाज नहीं आती सी, और उसके बाद जी। में मेरे को सनसनाहट सुनने यानी में रहती है कान में। थोड़ी दिक्कत आती है सर। जी, डॉक्टर गौतमवीर, क्या इसकी वजह और नहीं, क्या ऐसा इनको है करना कि होगा? नहीं, ये तो है, देखो जब भी कान में सीटी बजती, इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले ना ये तकलीफ़ को हम लोग ज़्यादा मानते नहीं थे, क्योंकि मरीज़ को ही सीटी की आवाज़ आती है अनफॉर्चुनेटली, और हम जी। इसको किसी तरह से नाप भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, कैसे उसको, क्योंकि सिर्फ जो मरीज है वो महसूस करता है। बिल्कुल, ये वाकई में सीटी बज रही है, सनसनाहट है, तकलीफ है। कैसे हम इस तकलीफ हाँ। को बयां करें? ये नहीं, वो उसने बयां तो बिल्कुल ठीक करी है कि जी। मेरे कान में सीटी बज रही है, और इसके लिए हमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। कि पहली बात, जैसे मोटे तौर के ऊपर, कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक निशानी होती है कि आपके अंदर ना आपकी नसों में कमज़ोरी आ गई है और आपकी सुनवाई जा सकती है। जी, ये एक इसका बहुत बड़ा वो है, हम इसलिए इसमें सुनवाई का टेस्ट बहुत ज़रूरी करते हैं। और एक तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके कान में सीटी बज रही है बार बार, तो आपको आपकी जो सुनने वाली नस है उसमें किसी न जी। किसी तरह की कमज़ोरी अभी नहीं है, तो आगे आ जाएगी जी। और आपको सुनने की तकलीफ़ हो जाएगी। और अगर ये एक ही कान में आ रही है और 24 घंटे आ रही है, तो ना दिमाग में एक ट्यूमर होता है जिसको हम लोग सीपी एंगल ट्यूमर कहते हैं। जी, वो बहुत ज़रूरी है रूल आउट करना, वो बहुत ज़रूरी है रूल आउट अगर करना। लगातार ऐसी आवाज आ रही है तो हाँ। ये काफी खतरनाक हो सकती अगर ये आवाज़ 24 घंटे आती है और एक ही कान में आती है, तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है, सुनवाई का भी इसमें साथ में नुकसान हो रहा है। जी। तो ये कानों में जो सीटी आना है, ये दो तो हम लोग जैसे ऐसे कारण हैं जो करने चाहिए। इसके अलावा ये जैसे ज़्यादातर क्या होता है, ये क्यों होती है ये तो अभी तक हमें भी नहीं पता है एग्जैक्टली इसके क्यों होती है, बट ये दो एक अहम कारण है कि आपकी सुनवाई पे ज़रूर असर पड़ेगा जी। ये इसके सीटी आने से। और कई लोगों को तो बहुत तकलीफ होती है, इसकी वजह से सो नहीं पाते हैं, उनको रात को जैसे एकदम बेचैनी सी उनको शांत, हाँ, रहती है। शांत वातावरण में जाएंगे तो ये आवाज़ एकदम बढ़ जाएगी, उनके दिमाग पे छा जाती है, इस पे दिमाग के ऊपर काफ़ी असर पड़ जाता जी। है। आदमी 24 घंटे इसके बारे में सोचता रहता है। हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी हैं जिससे ये कंट्रोल में कर सकते हैं। बेहतर यही कि जांच जो है आप समय इनको से अपनी कराएं। जांच करवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जांच आप करा लेंगे तो जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो सकती है और पूरी तरीके से खत्म होने की संभावना भी यहाँ रहती है। लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, प्रणाम सर। जी। हमको सर बायां कान में लगभग 3 साल से घर 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 ऐसे कंटिन्यू आवाज करते रहता है। जी, 3 साल से ये समस्या है आपको? 3 साल से सर। चलिए बिल्कुल। और अगर पूरे एक दिन की हम बात करते हैं तो हमेशा ऐसी समस्या लगी रहती है दिन भर या बीच बीच में बंद भी होता है? नहीं सर, दिन भर और रात भर ऐसी घर घर करते रहता है। पहले आवाज कम था लेकिन मतलब अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अब आवाज़ बढ़ चुकी है? जी। और सर जी। हम 2 जगह मतलब डॉक्टर सर से दिखवाएं लेकिन कुछ सुधार नहीं है। चलिए, सुझाव की इनको पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, क्या समस्या हम मान सकते हैं? जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे। मैं वही बोला ना, एक ही कान में है तो, और ये तो 24 घंटे इनको हो रही है। इनको तो अपना दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई, ये चीज़ें इनको बहुत ज़रूरी है करवानी, और इनकी सुनवाई की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी। ये 2 चीज़ें तो इमीडिएटली इनको अब इनके डॉक्टर ने बताई हैं कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते, बट ये 2 चीज़ें तो इनको बहुत ज़रूरी है करानी। आपका सुझाव ये रहेगा कि इसकी जांच जरूर कराएं? बहुत सुनवाई की? बिल्कुल, सुनवाई की भी। और जैसे मैंने पहले बताया कि एक ट्यूमर होता है जो एक कान में, सीपी एंगल ट्यूमर को रूल आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। जी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये जो घर घर की आवाज़ आती है और सुनने में अगर कमी हो रही है, इसके साथ एक तीसरा लक्षण और होता है, चक्कर आना। जी। अगर चक्कर भी कभी कभी आते हैं तो वो जो ट्यूमर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो काफ़ी हद तक उस डायरेक्शन में चला जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई के बाद अगर वो नॉर्मल सब बताया जाता है जी, तो, और सुनने में कोई कमी नहीं आ रही है, तो इनको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ये बीमारी हो सकता है पूरी तरह से हम ठीक नहीं कर पाएँ, कम जरूर कर देंगे, रोकथाम जरूर होगी। रोकथाम हो जाएगी, कोई जानलेवा बीमारी नहीं होगी अगर ट्यूमर नहीं है तो। जी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी। इसको थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर, उसको वी कॉल इट टू लर्न टू लिव विद इट। जी बिल्कुल। इसको अपने जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा मान के चलें, इसको जी। बीमारी ना माने। लेकिन वो तब जब डॉक्टर आपके स्पेशलिस्ट जो हैं
वो क्लियर कर दें कि आपको दिमाग में कोई बीमारी नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर पासी, अगर हम, ये तो बात हुई बड़ों की, लेकिन बच्चों की जब बात करते हैं वो क्योंकि एकदम से शायद अपनी बात हमें नहीं समझा पाएंगे, वहाँ पर किस तरीके से जो हमें सजग होना होगा? क्या उसके लिए कोई टेस्ट है जिससे हमें पता चलता रहे कि जो बच्चा है उसके कान में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों में सुनने की कमी होना है जी, और वो थोड़ी कमी जब होती है तो वो बच्चा नहीं बताएगा, ना हमें भी नहीं पता लगता है। जी बिल्कुल। तो वैसे जो स्कूल में रेगुलर जो चेकअप होते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, सभी जगह हैं, रूरल एरियाज में भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं। तो वो एक रेगुलर स्कूल के बच्चों का चेकअप होता है, जिसमें जो बच्चे थोड़ा सा कम जिनको सुनता है, ऐसे बच्चे जो पाए जाते हैं, उनको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है जी। और उनमें से फिर कुछ ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कान में मैल होना जी सुनने की कमी का कारण और दर्द का कारण, बहुत बड़ा कारण है जी। लेकिन हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते बिल्कुल। तो ये बच्चों में बहुत अधिक होता है और ये केवल मैल साफ कर देने से ही हमारे सुनने की समस्या और दर्द की समस्या का बहुत हद तक हल होता पूरी है, तरीके से समाधान बल्कि हम इसको मान सकते हैं जी। तो इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है जी, हमें सजग यहाँ पर होना होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। अमन पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अमन जी आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, ये 10 साल का बच्चा है मेरा, तो उसके कान यानी कि दाता है वो, और सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट सी पपड़ी आती है कान के अंदर, आपको इस तरह की दिखती है सफेद रंग की? हाँ जी। जी, क्या सब इसको 10 साल का बच्चा है, कान से कुछ निकल रहा है जी, वैक्स की जहाँ तक समस्या शायद बता रहे हैं। वैक्स जो है वो वाइट नहीं होती है जी, कभी कभी फंगस, एक किस्म की फंगस होती है जो थोड़ा सा वाइट और कालापन ऑल्टरनेट कलर से आती है। सामान्य तौर पर शायद वैक्स उसको मान लिया जाता जी होगा। और नहीं तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि बच्चे जो है ना कान में कुछ चीज़ें भी डाल लेते हैं कई बार, जैसे कि वो चौक डाल लेते हैं जी, कुछ पेपर डाल लेते हैं। ग्रामीण बच्चे जो हैं जब फसल कटती है तो चावल के दाने, गेहूं के दाने डाल लेते हैं जी। तो इस तरह की चीज़, फॉरेन बॉडीज जिनको हम कहते हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इन ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, विशेषज्ञ को दिखाने से ही पता लगेगा जी। और अगर लोकल कोई कॉज है तो वो उसको क्लियर कर देंगे, और अगर अंदर कान बह रहा है, अगर पस ही आ रही है, तो उसका इलाज तो हमने आपको बताया, हमने डिस्कस किया ही है जी कि वो उस ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है उसमें। जी, साथ ही यहाँ डॉक्टर कदमवीर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब ग्रामीण परिवेश की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अभी तो जैसा आपने सुझाव दिया कि आप जल्दी से जल्दी जो जांच है वो अपनी ज़रूर करा लें, लेकिन जब ग्रामीण परिवेश में हम जाते हैं तो काफ़ी समय तक उनको लगता है शायद जो समस्या है अपने आप खत्म हो जाएगी, और वहाँ जो बच्चे हैं समस्या शायद बढ़ती जाती है लेकिन इलाज उनको नहीं मिल पाता। नहीं, बच्चों के लिए ना, जैसे सर ने बताया कि वो सुनने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ना 2 चीज़ें आप ध्यान रखो। एक तो पहला ये कि बच्चा स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो जैसे उसको अगर अपनी टीचर की बात नहीं सुनाई देगी, वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान चला जाएगा। और आजकल तो गांव-गांव में टीवी है, अगर आप एक स्पेसिफिक सवाल पूछोगे बच्चों से तो कि वो टीवी जो है ना, कार्टून्स बहुत पास जाके देखते हैं जी, उनको तो कि सुनाई तो देता नहीं है क्या हो रहा है, तो वहीं से पता चलने लग जाता है कि ये इसको सुनने की प्रॉब्लम है जी। वो कार्टून जो होंगे ना, बच्चों एकदम टीवी के पास जाके देखेगा कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है जी। बाकी ये कि जैसे सर ने बता ही दिया है कि सुनने की बेसिकली बच्चों में प्रॉब्लम होती है, और दूसरी प्रॉब्लम है कान बहने की, तो उसके लिए तो आपको अपने डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक फिलहाल जुड़ चुके हैं पटना बिहार से। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मैं नाक में बार बार छींक आता है, नाक पूरा छिला जाता है, और डॉक्टर से हाले दिखलाया तो बोला कि हड्डी बढ़ा हुआ है। जी, बार बार छींक आती है और छिल जाती है, और इनको जांच हमने कराई है। हर एक समय छिल जाती है और बार बार छींक आती है और सर्दी गिरती है। जी, देखिए, नाक का जो छींक बार बार आना है वो तो एलर्जी की निशानी है, और फंगस साइनसिस में भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने जो हड्डी बढ़ी हुई बताया है उसका ऑपरेशन करने से नाक से सांस जो है
नाक जो बंद हो जाती है एलर्जी वालों को, वो नाक से सांस आना शुरू हो जाता है, लेकिन एलर्जी खत्म हो जाएगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर वो एलर्जी फंगस की वजह से है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है जी। तो उसके लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं, उसी से पता लगता है। नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं हम लोग, दूरबीन से जांच करते हैं नाक की अंदर से, उससे पता लगता है और फिर हम फैसला करते हैं कि हमें ऑपरेशन करना है नहीं करना है। जहाँ तक ये एलर्जी वाले मरीजों की बात है, अक्सर ऑपरेशन से इनको लाभ नहीं होता है। हम एलर्जी को किसी हद तक दबा सकते हैं दवाइयों से या सर्जरी से, लेकिन उसको पूरी तरह से माहौल से ख़त्म करना असंभव होता है। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। और छींकें आना केवल छींक ही अगर आती है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी ना समझा जाए अगर वो एलर्जी की वजह से है तो। बिल्कुल। तो देखिए, इसके लिए ज़रूरी पहले यही हो जाता है कि अगर आप जांच कराते रहते हैं समय रहते, तो आपको पूरी जानकारी होती है कि आखिर समस्या किस वजह से है और इसका निदान कैसे हो सकता है। कुछ समस्या ऐसी हैं जिनका निदान मुश्किल है, लेकिन काफ़ी हद तक रोकथाम उनकी हो सकती है अगर आप पूरी तरीके से सावधानी बरतते हैं। ऐसे ही अगर हम कान की हम बात करते हैं, डॉक्टर गौतमवीर, किस तरह की सावधानी आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे जिससे आने वाले समय में उनको जो कान की समस्या हैं कम से कम हो? उसमें देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी ज़रा सी भी गले या नाक में कोई इन्फेक्शन हो तो आप इमीडिएटली उसका इलाज करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके कान में भी जा सकती है जी। दूसरी बात ये है कि सर ने पहले ही बता दिया है कि आपको कि कान में किसी तरह की कोई दवाई डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चाहे आपके कान में मैल है, उसको निकालने की कोशिश मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो आपका पर्दा फट जाएगा। और तीसरी एक बड़ी है, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन की बात हो रही थी, आजकल हम लोग मोबाइल के साथ ईयरफोन्स लगा के बहुत सुनते हैं, वो हमारे कान के लिए बहुत घातक है। इनफैक्ट अब बहुत से लोग, आप देखिए गांव में भी मैंने देखा है कि लोग उसको लगा के घूमते हैं। ये 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें, और क्योंकि ऐसा कोई ईयर की हाइजीन नहीं है कि भी आपको रोज़ कान साफ़ करना है। हमारे हिंदुस्तान में लोग अपनी बॉडी के साथ नहाने धोते हैं, कान भी रोज़ साफ़ करने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कानों को कुछ मत कीजिए, जब भी कोई तकलीफ़ हो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। कोई रोगन बादाम, कोई तेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा भी कोई इन्फेक्शन होता है अपने डॉक्टर को दिखाइए। और ईयरफोन्स जितना कम यूज़ करेंगे उससे आपकी सुनवाई के अंदर भी बहुत असर पड़ता है, यानी क्षमता हमारी अच्छी रह सकेगी। डॉक्टर पासी, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगा, और वो संदेश गर्भवती महिलाओं के लिए है जी। और वो ये है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है कि इतने महीने पर ये इंजेक्शन लगेंगे, इतने महीने पर ये इंजेक्शन लगेंगे, वो समय पर लगवाएं। क्योंकि कुछ अगर इम्यूनाइज नहीं करेंगे, जो टीकाकरण जिसके हम कहते हैं, अगर वो समय पर नहीं करेंगे तो उसके कारण भी कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं आने वाले बच्चे को कि वो बच्चा बहरा पैदा हो सकता है जी। और कोई भी किसी भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से, जिनको हम क्वैक्स कहते हैं, कोई भी गर्भ महिला को इंजेक्शन लगवाने की प्रतिक्रिया या जो एंटीबायोटिक्स वो दे देते हैं या कुछ भी दवाई देते हैं, वो प्रॉपरली एजुकेटेड जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं केवल उनसे ही इलाज लें, वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास नहीं जाएं। तो देखिए, बस इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, सावधानी ये रखनी होगी कि जो चिकित्सक के आप पास जा रहे हैं वो कैसे हैं, इनकी भी पूरी आप जानकारी रखें, और जो अपनी बीमारी है उसकी समय समय पर जांच भी कराते रहें, जिससे आने वाले समय में आप पूरी तरीके से निरोगी रह सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे विशेषज्ञों की सलाह से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह हमारे पास, आपको बता दें, बहुत से मेल यहाँ पर आए थे। आगरा से शमा रावत ने हमसे पूछा कि पिछले दिनों सीढ़ियों से वो फिसल गई थी, अब 15-20 दिन हो चुके हैं, उन्हें चलते समय झटके महसूस होते हैं, क्या करें। वहीं अगर बात की जाए फिरोजपुर से कविंद्र जी की, इनकी समस्या है कि उन्हें हर शाम को अचानक सीने में दर्द जैसा महसूस होता है। उसके साथ साथ सांझी भारद्वाज की समस्या नींद को लेकर है। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें लिख सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आप हमारा मेल आईडी भी लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। साथ ही हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, दर्शकों को पूरी तरीके से जागरूक करने के लिए। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।